हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को आयुष एकेडमी जीके जीएस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है गंगा नदी तंत्र, जो पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया पार्ट 1, जिसमें गंगा नदी के बारे में ही पढ़ाया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि गंगा जो नदी है यह भागीरथी के नाम से निकलती है। भागीरथी के नाम से निकलती है, जो गंगोत्री हिमनद के ही पास गोमुख से निकलती है। और अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा नदी, अलकनंदा संतोपत हिमानी से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग में मिलने के बाद तब जाकर इन दोनों धाराओं को संयुक्त रूप से गंगा कहा जाता है। तो गंगा दो देवप्रयाग में आकर बनती है, यानी कि हमने यहाँ पर समझा दिया भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा की अलग अलग दो धारा है, और ये जो दो धारा अलग अलग है, ये दोनों धारा देवप्रयाग के पास आकर मिलती है, और इनकी जो संयुक्त धारा है यह गंगा कहलाती है। यह गंगा कहलाती है। और गंगा जब पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने के बाद हरिद्वार के पास यह मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। मैदानी भागों में प्रवेश करने के बाद कुछ दूर जो है, कुछ दूर उत्तराखंड में बहती है, लेकिन बाद में वह चली जाती है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तराखंड से निकली और आगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तराखंड में ही एक जगह है गैरसेन, गैरसेन के पास गढ़वाल पहाड़ी है, यहीं से निकलती है रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी पहाड़ी क्षेत्रों में बहते हुए आती है, पहाड़ी क्षेत्रों में बहते हुए आती है, और उत्तराखंड के ही नजीबाबाद के पास यह मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। और कन्नौज के पास रामगंगा आकर मिलती है, और रामगंगा प्रथम सहायक नदी का दर्जा प्राप्त करती है। प्रथम सहायक नदी, तो क्वेश्चन कर देगा गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन है, तो रामगंगा है। अच्छा, प्रथम सहायक नदी रामगंगा है, गंगा से किस दिशा से आकर मिलती है, तो बाईं ओर से मिलती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक जिला है पीलीभीत जिला, जो तराई क्षेत्रों में है हिमालय के। वहां पर एक झील है फुल्हार झील, फुल्हार झील से गोमती नदी निकलती है। और गोमती नदी जब निकलती है तो वह गाजीपुर के आसपास गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे नेपाल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मिलाम ग्लेशियर। नेपाल में है यह ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गौरी गंगा। गौरी गंगा, यह जो गौरी गंगा और नेपाल के बीच में जब गौरी गंगा प्रवाहित होती है तो उसको कहते हैं काली नदी। काली नदी, तो ये जो काली नदी गौरी गंगा का ही नाम है, जो नेपाल और उत्तराखंड के बीच में प्रवाहित होती है। उसके बाद जब भारत में प्रवेश करती है काली नदी, तो काली नदी का नाम हो जाता है शारदा नदी। शारदा नदी, तो शारदा नदी जो भारत में बहती है उसका नाम जो है उत्तराखंड और नेपाल के बीच में किस नाम से जानते हैं, तो काली नदी। लेकिन वहीं नेपाल में जब निकलती है काली नदी तो उसका नाम है गौरी गंगा नदी। यानी पहले गौरी गंगा, उसके बाद सीमा पर काली नदी, और भारत में शारदा नदी। शारदा नदी थोड़ा और आगे आती है, और मिलाम के ही पूरब में एक मापचाचुंग ग्लेशियर है। मापचाचुंग ग्लेशियर, मापचाचुंग ग्लेशियर। ये जो मापचाचुंग ग्लेशियर नेपाल में ही पड़ता है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घग्गर नदी। और ये जो घग्गर नदी आगे बहती है, और उत्तर प्रदेश में एक जगह है बाराबंकी। ये जो बाराबंकी है, बाराबंकी के पास घग्गर नदी और शारदा नदी मिलती है, और घग्गर के नाम से आगे बढ़ती है। तो घग्गर नदी जो है यह कहाँ से निकलती है, तो नेपाल के मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है।
और कहाँ जाकर मिलती है तो बाराबंकी के पास घग्घर और शारदा नदी मिलती है और घग्घर के नाम से आगे बढ़ती है। और यहाँ पर छपरा है, छपरा, तो छपरा के पास जाकर वह मिल जाती है, बाईं ओर से ही मिलती है। तो ये भी किसकी सहायक नदी हो गई तो गंगा की सहायक नदी हो गई। गंगा थोड़ा और आगे बढ़ती है, गंगा और आगे बढ़ती है तो नेपाल में जो है एक पर्वत है धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत। ये जो धौलागिरी पर्वत है ये नेपाल में है। तो धौलागिरी जो पर्वत है यह नेपाल में पड़ता है और यहाँ से दो नदियां निकलती है, धौलागिरी पर्वत से दो नदियां निकलती है जिसका नाम है काली गंगा और त्रिशूल गंगा। कौन कौन नदी, तो एक साइड से हम बना देते हैं काली गंगा और दूसरा है त्रिशूल गंगा, त्रिशूल गंगा। और यह त्रिशूल गंगा और काली गंगा ये दोनों जब निकलती है और निकलने के बाद जब दोनों नेपाल में ही मिलती है तो यह कहलाती है गंडक नदी, गंडक नदी। तो गंडक नदी जो है दो नदियों की धाराओं से मिलकर बनती है, एक है काली गंगा और दूसरा है त्रिशूल गंगा। और यह गंडक नदी नेपाल से होते हुए बहती है। और आप लोग को पता होगा बिहार में एक जगह है पश्चिमी चंपारण जिला, और पश्चिमी चंपारण जिला के ही अंतर्गत वाल्मीकि नगर एक क्षेत्र है जो तराई क्षेत्रों में है वाल्मीकि नगर, और बिहार और नेपाल के बॉर्डर में स्थित है। तो वहीं वाल्मीकि नगर जो वर्तमान में बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य क्षेत्र भी है। तो वाल्मीकि नगर के पास यह गंडक नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो बिहार में कहाँ प्रवेश करती है तो गंडक नदी बिहार में अगर प्रवेश करती है, बिहार में अगर प्रवेश करती है तो गंडक नदी जो है, गंडक नदी बिहार के वाल्मीकि नगर के पास प्रवेश करती है। और यह जो वाल्मीकि नगर है यहीं पर वाल्मीकि बाघ अभयारण्य बनाया गया जो बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है। और यह जो है आगे चलती है और आगे चलने के बाद जो है पटना के पास एक जगह है सोनपुर, और सोनपुर जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा अगर पशु मेला लगता है तो वह लगता है सोनपुर में, और सोनपुर भी कहाँ है बिहार में। तो बिहार के सोनपुर एक जगह है सोनपुर, और सोनपुर के पास यह गंगा नदी से मिल जाती है। कौन नदी तो गंडक नदी। तो गंडक नदी कहाँ से निकली, नेपाल से निकली और गंगा में जाकर मिल गई कहाँ पर तो सोनपुर के पास मिल गई। तो सोनपुर के पास मिली तो ये भी किधर से मिली तो बाईं ओर से मिली। उसके बाद ये तो हम थोड़ा आगे भी नदी जाएगी, आगे नदी जाएगी। इसके बाद जो है कुछ दाईं ओर से नदियां मिला रहे हैं, दाईं ओर की सहायक नदी बता रहे हैं। तो उत्तराखंड में ही एक जगह है बंदरपुंछ जिला, और बंदरपुंछ जो जिला है वहीं पर है यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर जो है ये यहाँ थोड़ा मिटा दे रहा हूँ जी, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भागीरथी और अलकनंदा इसका ले लीजिए। उसके बाद आगे फिर से पढ़ेंगे। तो बंदरपुंछ जो जिला है उत्तराखंड में ही है, बंदरपुंछ जो जिला है उत्तराखंड में ही है। यहाँ पर है एक ग्लेशियर यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, और यमुना नदी के ही किनारे जो है दिल्ली शहर बसा है। दिल्ली से थोड़ा और आगे आते हैं तो मथुरा है, और मथुरा से थोड़ा और आगे आते हैं तो आगरा है। तो आगरा मथुरा दिल्ली यमुना नदी किनारे है। और यह जो है
आगे जाती है और प्रयागराज, जो वर्तमान में प्रयागराज है, लेकिन इससे पहले वह इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो प्रयागराज के पास यह गंगा नदी से दाईं ओर से जाकर मिलती है। और ये जो यमुना नदी है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो यह सबसे लंबी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी किधर से आकर मिलती है? तो दाईं ओर से मिलती है। कहाँ आकर मिलती है? तो प्रयागराज के पास आकर मिलती है। प्रयागराज का पूर्व का नाम तो इलाहाबाद, इलाहाबाद से पहले क्या नाम था? तो प्रयागराज ही नाम था। और मध्य प्रदेश में अगर हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में एक पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जो है वह मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। वहीं पर है एक मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा का ही अंग है मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक। किसकी? तो मैकाल की। और मैकाल किसके हिस्सा है? तो मैकाल है सतपुड़ा पर्वत की हिस्सा। और यह जो है अमरकंटक से दो नदी निकलती है। एक नदी निकलकर पश्चिम की ओर बह रही है, इसका नाम है नर्मदा नदी। और एक नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होकर उत्तर की ओर बहती है जिसका नाम है सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। और सोन नदी जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यह पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। ये जो सोन नदी है प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और पटना के पास दाईं ओर से गंगा से मिल जाती है। यानी कि कह सकते हैं हम लोग ये जो सोन नदी है यह गंगा की सहायक नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है और दाईं ओर से मिलती है। तो क्वेश्चन कर देगा गंगा की वह कौन सी सहायक नदी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है? तो कौन सी नदी? तो सोन नदी। सोन नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो पटना के पास। और इसके बाद जो है यह दाईं ओर से अन्य नदियां भी आती है। जैसे छोटी छोटी नदियों की बात करें जैसे पुनपुन नदी, तो पुनपुन भी किसकी सहायक नदी? तो गंगा की। ये भी कहाँ से मिलती है? तो दाईं ओर से मिलती है। एक और नदी है कर्मनाशा नदी। और कर्मनाशा भी नदी कहाँ से निकलती है? तो बिहार की छोटी सी नदी है और यह भी दाईं ओर से जाकर किससे मिल जाती है? गंगा से। लेकिन हम लोग अभी सोनपुर के ही पास है, पटना के ही पास है। इससे और थोड़ा तो आगे बढ़ेंगे। अभी बिहार में ही हम लोग चल रहे हैं। बिहार से गंगा नदी जाती है पश्चिम बंगाल में, तो अभी तो पूरा पश्चिम बंगाल बाकी ही है, लेकिन अभी बिहार में ही चल रहे हैं। क्योंकि ये जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी है तो इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। और 2525 किलोमीटर है तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है। और इसकी सर्वाधिक जो लंबाई है उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। और बिहार की अगर हम लोग बात करें तो 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर ये बिहार की लंबाई है। उसके बाद जब हम लोग चलेंगे पश्चिम बंगाल में तो गंगा की लंबाई 520 किलोमीटर हो जाती है। तो अभी हम लोग बिहार में ही हैं। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर से यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए, और यहीं पर पटना के पास जो है सोन नदी आकर मिलती है। यह सोन नदी कहाँ से निकलती थी? तो अमरकंटक से निकलती थी और यहाँ पटना आकर मिल जाती थी। ये जो हम अभी गंडक नदी पर आए, ये जो गंडक नदी काली गंगा और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनती थी। घग्घर नदी हम पढ़ा दिए, और शारदा नदी, यही शारदा जो नदी है यह नेपाल और उत्तराखंड के बीच में, इसे हम लोग कहते थे काली नदी या महाकाली नदी।
यही जो है नेपाल में गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता था। इतना हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। पीलीभीत जिला के फुलहार झील से गोमती नदी निकलती थी और गढ़वाल पहाड़ी से रामगंगा निकलती थी और यहाँ कन्नौज के पास आकर मिलती थी। यमुना नदी यहाँ पर प्रयागराज के पास मिलती थी और गाजीपुर के पास गोमती नदी। ये हम किलोमीटर लिखे हैं। उत्तराखंड में गंगा नदी 110 किलोमीटर बहती है, 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में, बिहार में 445। अच्छा, बिहार में हम लोग पटना तक आए हुए थे। उसके बाद जो है नेपाल की एक जगह है गोसाई थान चोटी, और गोसाई थान चोटी जो है यहीं से कोसी नदी निकलती है और कोसी नदी जब आगे बढ़ती है तो उसमें एक नदी आती है सन नदी, उसकी सहायक नदी है। सन की कोसी की ही सहायक नदी है तामू नदी, और कोसी की ही सहायक नदी है अरुण नदी। ये तीनों नदियां जब मिलती है किससे, तो कोसी से, चलिए, सन, तामू और अरुण नदी जब कोसी नदी से मिलती है तो उसका नाम होता है सप्तकोसी नदी। वर्षा ऋतु के समय जब पर्वतीय क्षेत्रों में झमाझम बारिश होती है तो यहाँ पर जल की मात्रा अधिक हो जाती है और ऊंचाई अधिक होने से उसकी जो ढाल है तीव्र होती है। तो यह जो है सप्तकोसी नदी बिहार में आती है और खूब तबाही मचाती है। इसलिए कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक भी कह देते हैं। सप्तकोसी यहाँ पर लिखे हुए हैं जी, लेकिन यहाँ पर इसका नाम ही बोल देते हैं कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है और इसमें सन, तामू, अरुण इसकी सहायक नदी है। अरुण जो है कुछ हाल ही के दिनों में अरुण जो है, अरुण नदी पर सरकार द्वारा एक परियोजना बनाया जा रहा है। भारत सरकार उसका मदद भी कर रहा है क्योंकि ये अधिकांश पानियां जो थी अरुण नदी से ही आ रही थी और जो बिहार के उत्तरी क्षेत्र थे बाढ़ से प्रभावित एरिया था, तो अतः बाढ़ कम आए उसके लिए अरुण नदी पर एक परियोजना बनाया गया। और अरुण नदी पर परियोजना बनाया गया तो उसका नाम पड़ा अरुण परियोजना। और अरुण परियोजना करंट का विषय था, करंट अफेयर्स का विषय था कुछ दिन पहले। तो 2019 में जो एक एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का, तो उसमें जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन कर दिया था अरुण नदी किस देश में है। तो अरुण नदी अरुण परियोजना के लिए प्रसिद्ध है और यह जो है नेपाल में है। कोसी नदी जो है बिहार में आती है और कुरुसेला के पास यह गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी थोड़ा और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद यहाँ से यह प्रवेश कर जाती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग एक जगह है, ये जो दार्जिलिंग एक जगह है, दार्जिलिंग पहाड़ी और दार्जिलिंग की चाय विश्व में फेमस। भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला जो फसल बना था, यानी कह सकते हैं जीआई टैग दिया जाता है भौगोलिक संकेतक, तो स्पेशल जो उत्पादन होता है उसके लिए ही दिया जाता है। तो सबसे पहले 2004 ईस्वी में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। तो दार्जिलिंग जो पहाड़ी है यहाँ से महानंदा निकलती है और महानंदा निकलने के बाद यह गंगा नदी से मिल जाती है और गंगा नदी से मिलती है तो यह बाईं ओर से मिलती है। गंगा नदी जब थोड़ा और आगे बढ़ती है तो एक जगह है फरक्का जो है पश्चिम बंगाल में ही है और वहां पर एक परियोजना बनाया गया फरक्का परियोजना। फरक्का के पास गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक स्वतंत्र वितरिका जो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है उसका नाम होता है हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। तो हुगली
किसकी शाखा है? तो गंगा की ही शाखा है। कहाँ से बढ़ती है? तो फरक्का से। और यह स्वतंत्र रूप से, एक शाखा स्वतंत्र रूप से जाकर डेल्टा बनाती है और सागर में गिर जाती है। तो वैसी नदी, वैसी शाखा जो स्वतंत्र रूप से, यानी कि नदी में से ही विभाजित होने के बाद स्वतंत्र रूप से जब सागर में मिलती है तो उसको वितरिका कहते हैं। तो हुगली एक गंगा की वितरिका है। हुगली नदी के ही किनारे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित है। कोलकाता स्थित है। हुगली नदी थोड़ा और आगे बढ़ती है तो यहाँ दामोदर नदी लिखे हुए हैं। ये जो दामोदर नदी है, छोटा नागपुर पठार, ये जो छोटा नागपुर पठार है झारखंड में स्थित है। इसका सर्वाधिक विस्तार झारखंड में स्थित है। वहीं से दामोदर नदी निकलती है। और यह दामोदर नदी जब पठारी क्षेत्रों से निकलती है और पूर्वी भागों में जब प्रवाहित होती है तो वर्षा के समय इसमें भी अधिक जल होती थी। और यह जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती थी खूब कटाई करती थी। अतः दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कह देते थे बंगाल का शोक। लेकिन वर्तमान में सरकार के द्वारा दामोदर नदी के बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। तो अभी बंगाल का शोक कहना दामोदर नदी को उचित नहीं है। ये जो दामोदर नदी है, इसके आसपास जो है, इसके आसपास दामोदर नदी के बेसिन में कोयले का भंडार अधिक मात्रा में पाई जाती है। जिस तरह से हम लोग जर्मनी में एक जगह है रूर नदी है, जर्मनी की बात कर रहे हैं। जर्मनी में एक नदी है रूर नदी, और यह रूर जो है राइन की सहायक नदी है रूर। और रूर के आसपास कोयले के भंडार पाया जाता है रूर के आसपास। अतः रूर क्षेत्र को जर्मनी का हृदय स्थल भी कह देते हैं। उसी तरह से जिस तरह से जर्मनी के रूर क्षेत्र कोयला के लिए फेमस था, उसी तरह से यह छोटा नागपुर पठार में प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी भी कोयला के लिए विश्वविख्यात है। अतः इसे भारत का रूर क्षेत्र कहना उचित ठहरता है। यानी कि हम कह सकते हैं दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर क्षेत्र। तो ये दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी पूरब की ओर प्रवाहित होती है और हुगली नदी में मिल जाती है। यानी कि दामोदर किसकी सहायक नदी हुई? तो हुगली की सहायक नदी। यहाँ फरक्का के पास एक भाग जो है पश्चिम बंगाल में ही प्रवाहित होती है पूरब की ओर, और उस भाग को कहते हैं भागीरथी नदी। यानी कि ये जो गंगा नदी थी, गंगा नदी आ रही है, ये गंगा नदी, और फरक्का के पास जब दो भागों में बढ़ती है गंगा नदी, तो एक भाग कहलाती है भागीरथी और एक भाग कहलाती है हुगली। तो कह देगा गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से किस राज्य में जानते हैं? तो यहाँ आंसर होगा हम लोग का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जब 520 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ बना देते हैं बांग्लादेश। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है कौन सी नदी? तो गंगा नदी। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा। और पद्मा नदी थोड़ा और आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में ही एक जगह है गोलुंडो के पास पद्मा और जमुना का मिलान होता है। ये जो जमुना नदी है यह ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और यही जब असम ब्रह्मपुत्र कहलाती है असम में, तो यह जब बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। तो कह सकते हैं हम लोग इधर से गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र। गंगा का नाम पद्मा हो जाती है और ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। तो क्या कहते हैं? जमुना और पद्मा मिलती है गोलुंडो के पास और इसका नाम पड़ता है पद्मा। तो पद्मा नाम से ही आगे बढ़ती है, और पद्मा नाम से आगे जैसे बढ़ेगी तो बांग्लादेश में ही एक जगह है चांदीपुर के पास एक पूरब की ओर से एक नदी आती है। यानी कि इसकी
बाएं ओर से नदी आती है मेघना नदी। मेघना नदी किसकी सहायक नदी हो गई? तो पद्मा की। और पद्मा किसके नाम से किसको जानते हैं? तो गंगा की। तो ये जो मेघना मिलती है चांदीपुर के पास और मेघना नाम से आगे बढ़ती है। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने डेल्टा बना दिया। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। सागर में मिलती है किस नाम से? तो मेघना नाम से। तो यहाँ पर गंगा जो है किस नाम से सागर में मिली? तो मेघना नाम से मिली। तो गंगा और जमुना, यानी कह सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के बाद विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाया जाता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा वहां पर स्थित, वहां पर ये जो सुंदरबन पड़ा, तो यहाँ पर सुंदरी नामक एक वृक्ष पाई जाती है। ये जो सुंदरी वृक्ष होती है मैंग्रोव वन की एक वनस्पति होती है। तो सुंदरी वृक्ष की अधिकता के ही कारण इसका नाम पड़ा सुंदरबन डेल्टा। तो ये मेघना नाम से आगे बढ़ती है और अंत में यह सागर में मिल जाती है। तो ये रहा हम लोग का नदी तंत्र, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं भी है गंगा नदी की। अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में अगर कह दें तो ये जो तंत्र देख रहे हैं हम लोग, ये बहुत ही बड़ा तंत्र है और भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, तो वह है गंगा नदी तंत्र। यानी कि हम यहाँ थोड़ा मिटा रहे हैं जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र का नाम अगर हम लोग रखें तो भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र, तो सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन हो जाएगी? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में, गंगा नदी में एक वायरस पाया जाती है। अच्छा, यहाँ वायरस का नाम बोले हैं अभी। उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस, इसका हिंदी होता है जीवाणु भोजी। हिंदी होता है जीवाणु भोजी, लेकिन इसका नाम है इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज वायरस। हम लोग जानते चले कि ये जो वायरस होती है, वायरस 3 प्रकार की होती है। एक जंतु वायरस, एक पादप वायरस और एक जलीय वायरस। और अधिकांशतः जो वायरस होती है यह मानव के लिए हानिकारक होती है, लेकिन यह वायरस एकमात्र ऐसा वायरस है जो मानव को लाभ पहुंचाता है। मानव को लाभ देने वाली वायरस है बैक्टीरियोफेज वायरस। ये क्या करती है? बैक्टीरियोफेज वायरस यह गंगा नदी में उपस्थित बैक्टीरिया को खा लेती है, भक्षण कर देती है। इस यानी कि ये तो देख ही रहे हैं आप लोग, जीवाणु भोजी इसका नाम पड़ा। तो जीवाणु को यह खा लेती है। जीवाणु को जब खा लेगी तो जीवाणु जो है नदी के जल को सड़ा नहीं पाता है, इसीलिए गंगा नदी के जो जल है वह हमेशा शुद्ध रहता है। इसीलिए गंगा नदी को स्वतः शुद्ध होने वाला नदी भी कह देते हैं। स्वतः शुद्ध होने वाली नदी। तो भारत में स्वतः शुद्ध होने वाली नदी, सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर किसे कहते हैं? तो वो भी आंसर हो जाएगा गंगा नदी। क्यों होती है? तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया को खा लेता है। लेकिन वर्तमान में देखें, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो नगरीकरण होने के कारण, औद्योगिकीकरण होने के कारण गंगा नदी प्रदूषित होती जा रही है। तो गंगा नदी की महत्व को देखते हुए मोदी सरकार ने 2014 में, जुलाई 2014 में एक परियोजना चलाया, एक कार्यक्रम चलाया, नमामि गंगे
कार्यक्रम या नमामि गंगे योजना, उसका नाम पड़ा नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत जो किया गया जुलाई 2014 में, और इसका टारगेट रखा गया था कि 2020 ईस्वी तक गंगा नदी को साफ कर देना है, गंगा नदी को साफ कर देना है। तो वर्तमान में ये परियोजना अभी चल रही है, देखते हैं इसको आगे बढ़ाती है सरकार कि नहीं। तो नमामि गंगे योजना किस नदी से संबंधित है, तो यह भी है गंगा नदी से। भारत सरकार ने गंगा नदी की पवित्रता को देखते हुए, इसकी महत्व को देखते हुए 2008 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय नदी ही घोषित कर दिया। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है, तो गंगा है। इसकी महत्व क्यों है, तो हम लोग जानते हैं कि यह जो गंगा है भारत की पवित्र नदी है। इसका सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। सांस्कृतिक महत्व इसका अधिक है, सांस्कृतिक महत्व, और भारत की लगभग 40% जनसंख्या जो है, जनसंख्या गंगा नदी के बेसिन में ही, गंगा नदी तंत्र में ही बसा हुआ है। तो इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। तो इसकी महत्व को देखते हुए सरकार ने 2008 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। ये रहा हम लोग का गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो ये पूरा हो गया हम लोग का गंगा नदी तंत्र। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। उसके बाद हम लोग को आएगा सिंधु नदी तंत्र। तो ये हम लोग हिमालय नदी तंत्र के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में जाएंगे और वहां पर विभिन्न नदियां पढ़ेंगे। तो ये सब जो है गंगा नदी से संबंधित जितना भी तथ्य था मैंने बता दिया। लगभग सभी कंपटीशन के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल आयुष एकेडमी जीके जीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।